प्रीलिम्स आजकल बहुत बड़ा हर्डल माना जा रहा है यूपीएससी के अंदर। डिफिकल्ट है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है और आपको लग रहा है कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे तो किसी और को भी नहीं आ रहे होंगे। तो मेन वही है, अभी रिवीजन होना चाहिए। अभी ज़्यादा न्यू कंटेंट पे फोकस मत करो, चाहे स्टैटिक हो चाहे कोई भी हो। कट ऑफ को टारगेट रख लीजिए, मेरे को इतने लाने, उसके हिसाब से आप अपना अटेम्प्ट डिसाइड कीजिए। नमस्कार साथियों, सम्यक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम मुलाकात करेंगे हमारी मरुधरा के लाल मिस्टर अक्षय दोषी जी, जो बिलोंग करते हैं राजस्थान के बॉर्डर विलेज बाड़मेर से और वहां की चौहटन तहसील से। इन्होंने न केवल राजस्थान का बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है और यूपीएससी सीएससी की परीक्षा में 75वीं रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षय। थैंक यू। सो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इतनी मेहनत के बाद फाइनली सक्सेस मिली है, तो इट्स पीस। सो व्हाट डू यू थिंक, इतना लंबा टाइम आपको लगा, लगभग 8 साल आपने इसकी प्रिपरेशन में दिए, इतना पेशेंस, इतना हार्डवर्क, इतना डिटर्मिनेशन कहाँ से बेसिकली आपने मिला? बस एक एम होना चाहिए। तो मेरा एक एम था कि अपने को आईएएससी करना है, और नहीं होगा तो देखा जाएगा। अपना पूरा फुल एफर्ट देना और 6 अटैम्प्ट देने हैं, फिर तो देखा जाएगा। और बस वही एक मोटिवेशन था कि आईएएस तो निकालना ही है और कुछ नहीं करना है। तो वो मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहे और फाइनली सफलता मिली। मोटिवेशन सर्विस का था, घर वालों की तरफ से मिला, दोस्तों की तरफ से मिला? इतना सपोर्ट किन लोगों ने आपको दिया? मतलब पूरी जर्नी में सपोर्ट तो सबका था, लेकिन अल्टीमेट तो अपना खुद का ही होता है। अंदर से रहता है कि डू एंड डाई वाला था। लास्ट अटेम्प्ट था तो डू एंड डाई का था कि मेहनत करनी है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत पूरा अपना जर्नी 8 साल का वेस्ट हो जाएगा। तो बस वो मोटिवेशन था, और बाकी फ्रेंड्स फैमिली उनका सपोर्ट तो था ही। कॉन्फिडेंस देते थे कि हाँ मेहनत कर तो हो जाएगा और मैं कर सकता हूँ, तो वही कॉन्फिडेंस वो भी था। तो लास्ट में आपकी सफलता रंग लाई, इतने सालों का मेहनत, आपका इतना आत्मविश्वास और आपकी इतनी काबिलियत, जिससे बेसिकली आप पूरे देश की सेवा करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन अभी सभी एस्पायरेंट्स के मन में है। प्रीलिम्स 2024 जो कि 16 जून को होने वाला है, और प्रीलिम्स आजकल बहुत बड़ा हर्डल माना जा रहा है यूपीएससी के अंदर। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा कि जब प्रीलिम्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, जैसे इस साल की कट ऑफ मात्र 75 रही आउट ऑफ 200 में से, तो आप क्या एस्पिरेंट्स को सलाह देंगे कि कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? आइडियल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए जब पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है? एग्जैक्ट नंबर तो लेके जाना नहीं चाहिए कभी। पेपर फर्स्ट रीडिंग आप मारो। फर्स्ट रीडिंग में आपको जो डिफ़िकल्टी लेवल दिख रहा है उस, और आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में जो शॉर्ट आपको आ रहे हैं, जैसे कि आपको 25 ही आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 80 तक पहुंचना है। या 45 आ रहे हैं तो आपका टारगेट वही 85 ऐसा होना चाहिए। तो आप अटैम्प्ट कितने आपको शॉर्ट आ रहे हैं और डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का कितना है, उस हिसाब से आपको अटैम्प्ट करना है। जैसे कि लास्ट ईयर जो 2023 का था, तो उसमें हार्डली मेरे को याद नहीं, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ नहीं रहे थे, और 2 पेयर 3 पेयर वाले थे जिसमें आपको चांस लेना पड़ रहा था। तो मैंने 90 से प्लस अटैम्प्ट किए थे। तो वही, अगर आपका जितना शॉर्ट आ रहे उस हिसाब से आपका अटैम्प्ट वो बढ़ता जाएगा, लेकिन मिनिमम 75-80 तो रखना ही, उससे कम अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए। जनरली नहीं करना चाहिए। क्योंकि पिछली बार तो यूपीएससी ने एलिमिनेशन को भी एलिमिनेट कर दिया था। तो उस पेपर में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, अगर आपसे पूछूं मैं? मैंने 90 प्लस किए थे 2023 में। मेरा जनरल अटैम्प्ट हमेशा 80 प्लस ही रहा है, तो इतने करने चाहिए, क्योंकि आजकल पेपर और डिफिकल्ट आ रहा है, तो थोड़ा अटैम्प्ट ज़्यादा होना चाहिए। शॉर्ट अपने को कम आते हैं। अगर आपके 40 आ रहे हैं, आपको 40 एकदम श्योर होकर आपको आ रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो फिर आप अटैम्प्ट कम रखिए, क्योंकि अपने को मार्क्स ज़्यादा नहीं चाहिए। अपने को बेसिकली कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आपका कितना आपको आ रहा है, कितना डिफ़िकल्टी लेवल है, उसके हिसाब से कट ऑफ भी गॉज कर लीजिए। एग्जाम के टाइम में 100 जाएगी या 80 जाएगी, तो उससे हिसाब से अटैम्प्ट होना चाहिए। कोई नंबर लेके नहीं जाना चाहिए, वहीं एट द मोमेंट डिसाइड करना चाहिए। लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि कई सारे स्टूडेंट जब डिफ़िकल्ट पेपर को देख के पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, पहले ही सरेंडर कर देते हैं और बोलते हैं कि इतना तो हमें आता ही नहीं था, क्योंकि लगभग 20-25 क्वेश्चन ही उनको आते थे, 60 क्वेश्चन करके आ जाते हैं, काफ़ी नेगेटिव्स होते हैं और अल्टीमेटली उनका स्कोर काफ़ी लो प्रोफाइल पे चला जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक ही कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो डिफ़िकल्ट है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है और आपको लग रहा है कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो किसी और को भी नहीं आ रहे होंगे। तो वही, उसमें भी फिर 75-80 कट ऑफ जाएगी, तो उस
कट ऑफ को टारगेट रख लीजिए, मेरे को इतने लाने, उसके हिसाब से आप अपना अटैम्प्ट डिसाइड कीजिए कि मेरे अगर 60 में 60 अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे बैठ रहे 80 या नहीं। अगर बैठ रहे तो 60 भी कोई नहीं है, कोई कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एक्यूरेसी पे जाते हैं 60 भी अटैम्प्ट करते हैं और उनके मार्क्स आते हैं 60 में हार्डली 10 गलत होंगे 50 सही होते हैं, तो कट ऑफ तब भी क्लियर हो गई। तो वो आप पे है, आपको कॉन्फिडेंस किस अटैम्प्ट पे आ रहा है। अगर आपको 70 पे कॉन्फिडेंस लग रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को तो 90 करने हैं। 70 में इफ़ यू आर कंफर्टेबल 90 नहीं करने हैं, 70 ही करने हैं, वो आपका कंफर्ट है। तो वो नहीं होना, मतलब फोमो वाला नहीं होना चाहिए। कोई 60 भी कर रहा है तो गुड, अगर 60 आपकी एक्यूरेसी बहुत 90% है तो 60 में भी पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो 60 से लेके 100 तक, कोई कोई बच्चे 100 भी करते हैं लेकिन उनका तब भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि 100 करना है 90 करना है, वो आपका कंफर्ट है। और एग्जाम में और आप प्रैक्टिस अभी जो कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आप डिसाइड कर लो। यहाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को 60 में कितने आ रहे हैं, 80 में कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। मुझे लगता है एक्चुअली ये जो आपने बताया तो टेस्ट सीरीज उनको बेटर आइडिया देती है कि हमारा एक्यूरेसी की रेट क्या है। अदरवाइज वहाँ ऑन द स्पॉट तो हमें नहीं पता लग पाएगा कि क्या एक्यूरेसी रेट हमारी रहेगी, बट अगर आपने लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस की हुई हो तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि हम किस रेंज में बिलोंग करते हैं, 70, 80, 90, क्योंकि करने वाले लोग 98 भी बेसिकली अटेम्प्ट करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो डेफिनेटली एक्सटेंसिव नॉलेज तो आप लोगों को रिक्वायर होगी क्योंकि अब क्वेश्चन जिस टाइप से आ रहे हैं तो वहाँ पे 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, आपको हर एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, 15 दिन के बाद प्रीलिम्स है, तो लास्ट 15 डेज की आपकी जनरली क्या स्ट्रेटजी रहती थी, क्या करते थे आप लास्ट 15 डेज में प्रीलिम्स के पहले? मेरे तो एक्चुअली 6 अटैम्प्ट हो गए, तो हर अटैम्प्ट में थोड़ा अलग ही रहता है, लेकिन मेन वही है, अभी रिवीजन होना चाहिए। अभी ज़्यादा न्यू कंटेंट पे फोकस मत करो, चाहे स्टैटिक हो चाहे कोई भी हो, जितना पढ़ा है उसको ही रिवाइज कीजिए। मतलब टारगेट रखिए 1-2 मिनिमम रिवीजन हो जाए, जितना अभी तक पढ़ा है रिवीजन कर लिए, और आप PYQ थोड़े सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। लास्ट अभी 15 दिन है, वो आपका कंफर्ट लेवल है, जितने PYQ करना है और रिवीजन, ओनली रिवीजन और कुछ नहीं। मतलब नया कंटेंट नहीं पढ़े और जस्ट फोकस करें कंप्लीट रिवीजन पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी भी बढ़े और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन भी इंक्रीज़ हो। एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरे माइंड में है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसी 1 या 2 चीज़ है जो प्रीलिम्स में बच्चों को मिस नहीं करनी चाहिए, ये तो प्रीलिम्स से पहले करके जाना ही जाना है, तो एक तो बोलूँगा PYQ जरूर कीजिए, लास्ट जितना आप कर सकते हो। एक बार रीडिंग मार लीजिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है और आपको आइडिया लग जाता है कि UPSC कैसे क्वेश्चन पूछती है। और दूसरा, आप 1-2 सब्जेक्ट है जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें ज़्यादा फोकस रखिए क्योंकि फिक्स है क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आते इन 2 सब्जेक्ट से, और इसमें एक्यूरेसी बढ़े। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पॉलिटी, इकोनॉमी पे एंड मोमेंट में पढ़ के जाइए क्योंकि इससे आराम से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो मतलब लास्ट में अपन को वो मोस्ट प्रोबेबल एरियाज डिटेक्ट करने हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। थीम बेस भी आप जा सकते हो कि एनवायरनमेंट पे थीम्स पे क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में थीम पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हो। एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि आजकल प्रीलिम्स को बोला जाता है कि जो गेम है वो 2 हार्स का है, जहाँ पे आप सब चीज़ें डिसाइड हो जाती है। तो जो 2 घंटे का प्रीलिम्स का पेपर होता है, आपने इतना सारा पढ़ा है, इतनी बुक्स पढ़ी है, इतना कंटेंट देखा है, तो 2 घंटे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मतलब माइंडसेट कैसा होना चाहिए 2 घंटे का हमारा? माइंडसेट की बात वही है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ। मतलब और मेन है आपका रहता है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तैयारी की है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्फिडेंस रहो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से आपको टाइम का भी इशू नहीं होगा। मेरे को जैसे कि फर्स्ट 1-2 अटैम्प्ट में टाइम का इशू हुआ था क्योंकि मैंने थोड़ा नॉन सीरियस वे में दिया था। तो प्रैक्टिस कीजिए तो आपको टाइम का इशू नहीं होगा। और फर्स्ट अटैम्प्ट में सब 100 नहीं करने हैं, आप 2-3 बार, एक बार हर क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार पढ़िए। आपको आ भी रहा है तो वापस एक बार पढ़िए ताकि सिली मिस्टेक ना हो। तो 2 घंटे में अगर आपने सिली मिस्टेक अवॉइड कर ली तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ बोल दी, जो हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक का मतलब जो हमें आता है फिर भी हम वहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा एडिशन में और एग्जाम में करता था, जब भी डिफिकल्ट पेपर आता था तो माइंड में ऐसा आता था कि औरों का हो या नहीं हो, अपना तो हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर में आधे लोग सरेंडर कर देते हैं। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि अपन ने सब कुछ पढ़ा है, तो वो आपको प्रीलिम्स में बूस्ट करने में हेल्प करेगा ही करेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे कि जिस तरह से सीसेट का पेपर UPSC बना रही है, ठीक है, काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है, काफ़ी सारे IITs के स्टूडेंट भी बेसिकली सीसेट में फेल हो रहे हैं, हमने काफ़ी करीब से इस चीज़ को देखा है। तो सीसेट एक बहुत बड़ा फियर बन गया है, तो आपके अकॉर्डिंग सीसेट में क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस हमें करना चाहिए, एक जनरल चीज़ें क्या बताना चाहेंगे आप? मतलब सीसेट में लोग फेल हो रहे हैं, मेरे को थोड़ा ताज्जुब होता है इसमें
लेकिन मतलब अगर आपका वीक है मैथ्स वगैरह तो आप इंग्लिश पे फोकस कीजिए। मतलब पहले से आप प्रिपेयर कर लीजिए। मैथ्स में भी सीसेट में बहुत इलेबोरेट दे रखा है कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो आप सब टॉपिक मत पढ़िए। आपको 66 ही चाहिए तो कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पता है ईजी है और आप कर सकते हो, और PYQ देख लीजिए। तो मैथ्स में सेलेक्टेड टॉपिक कर लीजिए, वो कर लीजिए, और इंग्लिश वाला पूरा कर दीजिए। अपने को पूरा सिलेबस करके नहीं जाना है। अगर आपका वीक है तो पूरा सिलेबस हो भी नहीं पाएगा, तो ना करना है सेलेक्टेड, चाहे इंग्लिश में भी जो भी आपको लगता है स्ट्रांग है और आप थोड़ा डुएबल है आपके लिए, सिर्फ वही छांट लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस कीजिए रोज़, अभी 15 दिन है तो रोज़ 1 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड टाइम में, और प्रैक्टिस होगी तो आपका एंड में हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे इस बार पेपर में देखा 2023 वाले में काफ़ी प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और जनरली प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी में लॉट ऑफ प्रैक्टिस हमें रिक्वायर्ड होती है। तो जनरली लोग क्या करते थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, क्लोक वाला, उन पे फोकस करते थे। तो इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट बेसिकली सीसेट क्लियर नहीं कर पाए। तो जैसे सर ने बोला कि जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर से आप एनालाइज कीजिए, उनकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि प्रोबेबिलिटी वाला है तो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे जो बहुत इजी होंगे, तो आप उसका इजी लेवल करके जाओ। प्रैक्टिस इजी वाले करवाओ, टफ आएंगे तो छोड़ देना। इजी वाले करो, 1-2 क्वेश्चन तो इजी वाले आ जाएंगे, वो कर लो। जो आपको इजी लगे वही प्रैक्टिस करो, टफ वाले प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि फिर वहाँ आपको दिक्कत आएगी, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। इजी वाले कर लीजिए, क्योंकि 66 मार्क्स ही लाने हैं, अपने को ज़्यादा नहीं लाने हैं। डेफिनेटली जो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो इजी क्वेश्चन है, जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है, जो थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन है, ताकि आप मैनेज कर सको, बॉर्डर पे ना रहो कि ऐसा नहीं है 66 से 64 आ रहे हैं या 68 आ रहे हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उल्टा होते ही बेसिकली आप बाहर होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है। चलिए, एक और बड़ा मुद्दा है जिस पे अपन बात करते हैं। आजकल स्टूडेंट्स जो है 12th के बाद इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, और एक सही टाइम भी है जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन में होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टार्ट करता है, ताकि उसको जो बाद में टाइम लगे वो उसका थोड़ा कम हो जाए, वो फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर करने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पे? इसमें एक्चुअली 2 टाइप के बच्चे, अगर आपका कॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है और अच्छी जॉब मिलेगी, तो आप कॉलेज एंजॉय कीजिए, और फिर आप तैयारी, अगर आपको है तैयारी करना तो आ सकते हैं, या लास्ट ईयर में शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिनका है 12th के बाद ही कि मेरे को ISC करना है और ऐसे कॉलेज ले रखा है, तो फिर आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। लोग, बहुत लोग करते हैं, कोचिंग भी ले लेते हैं, तो वो आपका इंडिविजुअल है, चाहे 1 घंटा पढ़ो या वो करो। तो इसमें 2 टाइप के, आप कौन सी कैटेगरी में हो। अगर आपको अच्छा कॉलेज और आपका जॉब है तो कॉलेज एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आपका टारगेट ही है IAS करना 12th के बाद ग्रेजुएशन करके, तो आप कॉलेज से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका टाइम बच जाएगा वो। अक्सर इसमें मैंने एक और चीज़ देखी कि IITs के अंदर भी बहुत ट्रेंड बढ़ गया है आजकल। IITs में भी आज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है जिन्होंने फाइनल ईयर में आते आते तो मैथ्स जैसा बड़ा ऑप्शनल, जिसको करते करते 8-8 9-9 महीने लग जाते हैं, वो तैयार कर लेते हैं ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। हाँ, तो तो आप इसमें फिर वही है, वो आपका, अगर आपका पूरा है मेरे को जॉब में नहीं जाना और IAS करना है, तो आप ज़रूर कर सकते हो, चाहे 3rd ईयर में करो या 4th ईयर में करो, क्योंकि टाइम मिलता है आराम से। तो आपका है, अगर मन बना लिया है तो उसी टाइम, चाहे 1 घंटे से शुरू करो, लेकिन कर सकते हो शुरू। डेफिनेटली, जैसे आपने बोला कि सर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम आपको मिलता है कॉलेज के बाद, और कई सारे कॉलेज तो इंटीग्रेटेड तैयारी भी स्टार्ट करवाते हैं, जैसे समय का इसका भी प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड वाला काइजन कोर्स है। तो इससे बेहतर फ़ायदा ये होता है कि आपको कम से कम डिमांड और सप्लाई पता लगने लगती है। अदरवाइज़ कई सारी जगह मैंने देखा कि उनको ये पता नहीं है कि एथिक्स कैसे लिखा जाता है, ऐसे का रोल पता नहीं, जबकि इक्वल पेपर है, 250 मार्क्स इक्वल पेपर है। और जैसा आपने देखा है फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, तो वो इजी नहीं है जैसे कॉलेज टाइम में अपन लिखते हैं। तो जैसे एथिक्स और ऐसे के लिए क्या बोलना चाहेंगे आपकी स्टूडेंट को, क्या कंटिन्यूस करना चाहिए या किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए? ऐसे का तो वो है, आप GS प्रिपेयर करो, GS पूरा प्रिपेयर करते जाओ, आपका ऐसे प्रिपेयर होता जाएगा, और आप प्रैक्टिस करो। एस्टिक्स और ऐसे वही है, PYQ देखो यस, और वो आंसर लिखो, सेम टू सेम आंसर लिखो, उसी क्वेश्चन को या उसी ऐसे को दोबारा लिखो। ये प्रैक्टिस चाहेंगे, इसके लिए कोई अलग से आपको नहीं चाहिए कि मेरे को ऐसे का क्लास ले लूँ या वो ले लूँ। आप भले क्लास भी ले सकते हो, लेकिन मेन है राइटिंग का। अगर आपको राइटिंग पहले करोगे तो उसको आपको कमियां भी दिखेगी, और साथ में GS पढ़ते जाइए तो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। और मेन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से, ऐसे प्रैक्टिस से आएगा। डेफिनेटली। अक्षय, इसमें एक और चीज़ देखने में आती है, नोट्स
को लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। पहला कन्फ्यूजन तो है कि हमें मेंस में पूरा राइटिंग में लिखना है तो डिजिटल नोट्स क्यों बनाएं। हाँ। दूसरा ये आता है कि नोट्स बनाते हैं तो बहुत एलोबोरेट नोट्स बना लेते हैं, लास्ट टाइम पे रिवीजन भी नहीं हो पाता, तो नोट्स को शॉर्ट कैसा रखें। तो पहला क्वेश्चन तो है कि आप कैसे डिजिटल नोट्स बनाते थे या आप इन राइटिंग में नोट्स बनाते थे? मेरे को तो नोट्स की वजह से मेरे को इतने अटैम्प्ट लग गए, एक्चुअली मेरे को पता नहीं था नोट्स कैसे बनाते हैं। तो मैं पहले दोनों बनाया, ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन, लेकिन फाइनल मैंने सब ऑनलाइन, मेरे पास ऑफलाइन कोई नोट्स नहीं था। चाहे मेरा ऑप्शनल हो चाहे वो हो, मेरे सब नोट्स ऑनलाइन हो चुके थे। लेकिन इंडिविजुअल का मेरे को, जैसे कि मेरी राइटिंग खुद की अच्छी नहीं लगती तो मैं इसीलिए फाइनली ऑनलाइन गया। लेकिन आपको अगर आपको नोट्स अच्छे से बनाने आते हैं तो ऑफलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका कंफर्ट हो। ऑनलाइन में थोड़ा इजी रहता है नोट्स बनाना, टाइम कम लगता है, आप कट पेस्ट कर सकते हो, नया एडिशन वगैरह इजी होता है, जो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में तब भी कंफर्टेबल है तो ऑफलाइन में जा सकते हैं। मैं पर्सनली तो मेरा एंड में पूरे नोट्स मेरे सब के सब ऑनलाइन थे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक अच्छे नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब क्या क्वालिटी, अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो कुछ पॉइंट्स कि अच्छे नोट्स के अंदर ये चीज़ें अपनी होनी चाहिए, कैसे शॉर्ट उसको रखा जाए। तो नोट्स, अगर आपको टेस्ट करने आपके नोट्स अच्छे हैं तो आप नोट्स पढ़ो और फिर PYQ के क्वेश्चन उसी टॉपिक से देखो। अगर वो आंसर हो रहा है तो आपके नोट्स अच्छे हैं। अगर आपके उस कंटेंट से PYQ नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कुछ चलो नहीं होंगे लेकिन काफ़ी हद तक PYQ हो जाएंगे। अगर वो हो रहे तो आपके नोट्स अच्छे हैं। सीधा सा ये टेस्ट है आपके पास। ये बहुत अच्छी बात बोली सर ने कि अगर आपके नोट्स से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन नहीं बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन को आप अप्रोच कर पा रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो आपके नोट्स अच्छे हैं। मतलब आपको नोट्स बनाने के लिए भी PYQ रिक्वायर्ड है, तभी आपको सप्लाई डिमांड का गैप समझ आएगा। एक और चीज़ इसमें मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है या आपका जनरल गाइडेंस होता है या मेंटरशिप होता है, तो इसका क्या रोल होता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में एक जनरल स्टूडेंट के लिए जिसको कुछ नहीं पता? क्योंकि स्टूडेंट को होता है 2-2 3 अटेम्प्ट तो निकल जाते हैं कि यूपीएससी की एक्चुअली डिमांड क्या है, तो उस डिमांड को कैसे जल्दी समझा जाए? उसके लिए या तो आप ग्रुप में स्टडी कीजिए, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो ग्रुप बना लीजिए, आपको आइडिया रह जाएगा। या वहाँ जाइए जहाँ यूपीएससी के लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई सिलेक्टेड है आपके जान पहचान में, उससे बात कीजिए। और सबसे अच्छा है, मतलब आपको अब तो ऑनलाइन सब आपको मटेरियल, आप ऑनलाइन सिर्फ सर्च कीजिए आपको सब मिल जाएगा। और एक और है, आप PYQ देखिए। अकेले घर से भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपको आइडिया नहीं रहता कि अपडेट क्या है, क्योंकि बहुत अपडेट हो रहा है आजकल, हर ईयर पेपर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो आपको किसी न किसी के कांटेक्ट में, आपको कोई अगर आपका सीनियर है तो आप उसको एज ए मेंटर बना सकते हो। वो भी जैसे 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, तैयारी में है, तो आपको कोई ना कोई किसी के साथ स्टडी कीजिए। इंडिविजुअल पे थोड़ा सा आजकल इशू आ रहा है, नहीं कर पाते, मतलब फिर अगर लेकिन आपको ऑनलाइन से आपको सब मिल रहा है, आप जो चाह रहे तो वो भी पॉसिबल है। अल्टीमेट सब आपका कंफर्ट लेवल क्या है, आप कैसे पढ़ सकते हो, उसी पे डिपेंड करता है। कोई तीन लोग साथ में पढ़ते, कोई 2 पढ़ते, जैसे मैं बहुत टाइम तक अकेले पढ़ा, लास्ट टाइम मेरे को कोई पार्टनर मिल गया पढ़ने का। तो वो आप पे है। मेन है आपको जो PYQ आप कंटिन्यूसली देखते जाइए, और कोचिंग मटेरियल या जो भी ऑनलाइन है वो देखते रहिए, आपको अपडेट रहने के लिए कि एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है और मार्केट में क्या है। मतलब जो लाइक माइंडेड पीपल है, एक्चुअली अपन को एक ग्रुप बनाना है, ज़्यादा लार्ज भी नहीं बट लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप होना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं, जिसको इस एग्ज़ाम के बारे में अच्छी जानकारी है, वो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि क्या गलतियाँ नहीं करनी जिन्होंने चाहिए। दे रखे 3-4 अटेम्प्ट, यस, तो आपके सीनियर हो चाहे सेलेक्टेड हो, कोई भी हो, तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि क्या करना है। डेफिनेटली डेफिनेटली। इस चीज़ पर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे जो हमारा मेंस वाला पार्ट होता है, ठीक है, इतना बड़ा करिकुलम यूपीएससी ने दिया है, तो स्पेशली कई लोगों को लगता है 9 पेपर मेंस में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कैसे हम लिख पाएंगे? तो उसके लिए आप क्या उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर दे सकते हो कि इन 9 पेपर्स को कैसे मैनेज करें? पेपर तो 9 ऐसे देखा जाए तो ज़्यादा भी है और नहीं भी है, तो वो उससे कोई रिलेशन है ही नहीं। पेपर कितने हैं, 9 हो चाहे 7 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को अपनी तैयारी देखनी है और अपना एम है क्या। IAS में अगर आ रहे हो मन बना के, फिर 9 से 11 से क्या मतलब। तो आपका IAS है, फिर मेहनत कीजिए, जितना आपको आपने टारगेट सेट कीजिए, मेरे को इस टाइम में ये करना है, और चाहे 9 पेपर हो चाहे कोई हो, और पढ़ना है जितना पढ़ सकते हो। मेन है पढ़ना, 9 पेपर 7 पेपर 5 पेपर सब उस टाइम लाइन में। 1-2 साल लगते हैं तैयारी में, आप चाहते हो 6 महीने में तैयारी हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है। सिलेबस ऑप्शनल का भी वाइड होता है, सब है, लेकिन मेहनत कीजिए, हो जाएगा। उस मामले में मत जाइए, ऐसे आएगा 9 पेपर आएंगे, ऑप्शनल अलग है, हिंदी इंग्लिश आएगा,
वो आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए। आपके आना चाहिए बस मेरे को क्लियर करना है और इसके लिए ये सिलेबस है और मेरे को सिलेबस पढ़ना है, सिंपल एज दैट। डेफिनेटली कि कांस्टेंट मेहनत करे जाओ और अपना एम ध्यान में रखो, तो वो 9 पेपर भी आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद इजी लगने लगेंगे। एक और छोटा सा, जब मैं आपका मार्कशीट देख रहा था तो उसमें मुझे 185 एक जगह दिखा, दैट वाज योर इंटरव्यू स्कोर, और बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू का स्कोर रहा है इस बार, तो फर्स्ट तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा कि इंटरव्यू के दौरान आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, प्रिपरेशन कैसे की, आंसर्स कैसे दिए, ताकि इंटरव्यू पैनल ने, इंटरव्यू बोर्ड ने आपको इतने अच्छे मार्क्स दिए, और कौन सा आपका इंटरव्यू बोर्ड था इस साल का? मेरे बोर्ड पैनल थे वो डॉक्टर शुक्ला, मेजर शुक्ला, रिटायर्ड जनरल है। तो मतलब ऐसा मेरी कोई ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं थी और मैं नहीं बता सकता मेरे को इतने मार्क्स क्यों दिए हैं, क्योंकि इंटरव्यू में नहीं पता चलता और वो आपको कुछ सिग्नल भी नहीं देते आपका अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। लेकिन वही आप जेन्यून रहो और करंट अफेयर वगैरह प्रिपेयर करो। इंटरव्यू में मेरे को लगता है ज़्यादा आप कुछ, मेरे को पर्सनली लगता है आप ज़्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते। आप जैसे हो उस पर वो जन आपको जज करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बन गई अब तक, तो ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। बस थोड़ा जेन्यून रहे और ऑनेस्ट रहे, हम्बल रहें, बाकी तो उनके हाथ में होता है। ज़्यादा अपन कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। डेफिनेटली आपकी हम्बलनेस का अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि इतना टाइम आपको वो, और आप में इतना पेशेंस है, क्योंकि ये क्वालिटी होती है, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है कि आप कैसे अपने आप को कूल रख पाते हैं या मोटिवेटेड रख पाते हैं या पेशेंस अपना दिखा पाते हैं, तो वो जस्ट अपने कन्वर्सेशन में धीरे धीरे उनको दिखने लगता है। जैसे लास्ट में मैंने भी जब 2 इंटरव्यूज़ दिए थे, तो इतना अच्छा स्कोर डिप नहीं हो, बट 168 170 स्कोर जा रहा था, जो कि अबव एवरेज स्कोर था। तो वहाँ पे जैसे इन्होंने बोला, बिल्कुल सही बात बोली कि कुछ पता नहीं लगता कि जब बाहर निकलेंगे तो 150 मिलेगा या 200 मिलेगा। तो ऑनेस्ट डेफिनेट रहे और मतलब बेसिक है, नर्वसनेस होती है, सब होता है बस। और इतना अपन पढ़ चुके हैं कि इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपने को आंसर आता है उसका, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस बाकी तो आपकी जो पर्सनैलिटी उस पर होता है, नॉलेज सब हो जाता है क्लियर अब तक तो। एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि जो स्पेशली अलग अलग सेगमेंट्स के हमारे पास कैंडिडेट्स है, कुछ लोग रूरल बैकग्राउंड से भी है, उसके अंदर बेसिकली अलग अलग मल्टी स्टेक होल्डर है, कुछ वुमेन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कुछ वर्किंग स्टूडेंट भी देखने को मिलेंगे। तो कई लोगों को लगता है इस एग्ज़ाम में हमें 10-12 घंटे लगातार पढ़ना पड़ेगा, तो उनको आप कैसे मोटिवेटेड रखोगे कि सबको चाहे समय लगे बट आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो? तो आप उनको क्या मोटिवेशनल टिप्स देना चाहेंगे सभी स्टेक होल्डर्स को? मोटिवेशन तो यूपीएससी में कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, एनी बडी कैन क्रैक इट। मैंने कर लिया, 8 साल लगे, तो एवरेज इंसान क्रैक कर सकता है, बस टाइम ज़्यादा लगेगा एवरेज को। और जो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं उनको थोड़ा इजी होता है। तो आपको बस वो है, अल्टीमेट वही है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आपका बैकग्राउंड चाहे रूरल हो, आप वुमेन हो या वर्किंग हो, वर्किंग है तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो 2 घंटे या 3 घंटे सिर्फ पढ़ेंगे, तो उतने में यूपीएससी नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपका हो सकता है। चाहे 2 अटैम्प्ट लगे, 3 लगे, चाहे वुमेन हो या रूरल बैकग्राउंड हो, अर्बन हो, डजेंट मैटर। आपको बस मेहनत लगती है इसमें, यूपीएससी एग्ज़ाम में मेहनत लगती है। जो मेहनत करता है उसका एवरेज हो तो भी चलेगा। मेहनत मेहनत तो होनी चाहिए, मेहनत और डिसिप्लिन। बिल्कुल सही बोला। जैसे वो एक कहावत है हिंदी में कि हथेली पे सरसों नहीं उगती, हर चीज़ में समय लगता है। तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए समय देना पड़ेगा, फुल डेडिकेशन रहना पड़ेगा, और जो आप लोगों ने आज अक्षय दोषी सर से सीखा है उसको बेसिकली एक आप गाइडिंग बीकन बनाकर उसमें से कुछ चीज़ें अपने लिए यूटिलाइज़ करके अपनी आईएएस की जर्नी को साकार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अक्षय हमसे जुड़ने के लिए। सम्यक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार और आपके अग्रिम फ्यूचर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।